है गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। ये है सेकंड सेशन अपना केमिस्ट्री का, जो कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, सारे जितने भी स्टेट पीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके एकुमुलेटेड क्वेश्चन पेपर हैं। 219-20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर को एकुमुलेट किया गया है और उसके क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये है फिजिकल और केमिकल चेंज के ऊपर केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। इसमें से अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर बाय चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं सारा एक्यूमुलेट करके 60% क्वेश्चन आपका एग्जाम में हूबहू यहीं से आने वाला है। नो अदर थिंग्स, मतलब कहीं और से नहीं, एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, याद हमेशा ध्यान रखिएगा। फिजिकल चेंज एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हम रिवर्स कर दें, अगर जैसे मान लीजिए कपूर को अगर हमने गर्म किया तो वो डायरेक्ट वेपर बन जाता है, लेकिन उसको कंडेंस कर देंगे वेपर को तो फिर से कपूर में आ जाएगा फॉर्म में। तो उस चेंज को फिजिकल चेंज कह सकते हैं जहाँ पे रिवर्सिबल हो, लेकिन वहीं पे अगर इरिवर्सिबल हो तो उसको केमिकल चेंज कहेंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका फिजिकल चेंज भी हो। फिजिकल के साथ चेंज के साथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी या फिर उसके कॉम्बिनेशंस भी चेंज होते हैं नए प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो इसमें ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, बर्निंग ऑफ कैंडल, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सारे जो है वो केमिकल चेंज है। लेकिन वहीं पे अगर डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें या फिर डिटेल देखें, फिजिकल चेंज affect the form of a chemical substance but not its chemical composition. This fact contrasts with the concept of chemical change, in which the chemical composition of substance changes or one or more substance combine or break up to form new substances. In general, physical change is using physical means. For example, sugar dissolved in water can be recovered by allowing the water to evaporate. ओके यानी हम चीनी को तो भाई पा सकते हैं ना पानी को गर्म करके। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वहीं पे अगर हम बात करें चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, दैट इज फिजिकल चेंज। अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन से ही इसको देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा जो है वो एग्जांपल है केमिकल चेंज का। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, नहीं भैया, लाइट एक है, उसको प्रिज्म से हम अगर हम पारी करा देते हैं तो क्या वो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? तो फिजिकल चेंज है। सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन कुक्ड, जी हाँ, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल अगर हम कुकिंग कर दिए और सब्जी जो है वो गर्म हो गई, चेंज हो गया उसका स्ट्रक्चर, उसको हम फिर से रिकवर भाई टाइट वाला सब्जी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो वो हो गया केमिकल चेंज। वेट लम्प सॉइल व्हेन ड्राइड गेट फ्रेगाइल, भाई टूटने वाला हो जाता है। मान लीजिए भींगा हुआ मिट्टी है, सुखा दिए तो इसमें क्रैक क्रैक आ जाता है टूटने का, लेकिन उसी को फिर भिंगा दीजिएगा तो वो तो स्लम्प नहीं हो जाएगा, लंप नहीं हो जाएगा। डिसॉल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर, जाहिर सी बात है फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन कुक्ड। इसका अगर हम डिटेल पढ़ें तो a change which alter the specific property of material by bringing about a change in its molecular composition followed by a change in state is called chemical change. Okay, यानी उसका फिजिकल भी चेंज हो, स्टेट भी चेंज हो और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी चेंज हो, उसको कहेंगे केमिकल चेंज। द केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल इज अ केमिकल चेंज एज इट ब्रिंग्स irreversible changes in the composition of vegetable. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। क्रिस्टलेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, नहीं, ये दोनों जो है वो अपना क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन सॉवरिंग ऑफ मिल्क ये अपना केमिकल चेंज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ओनली। अभी हम लोगों ने देख लिया केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है। सेम चीज को इसमें लिखा हुआ है कि इरिवर्सिबल होगा तो वो केमिकल चेंज है, उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। वहीं पे जो रिवर्सिबल है वो फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है, अ केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर। एट रीजन क्या दिया है, तो एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम मोर रैपिड। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन बहुत हाई हो जाता है। इसीलिए ठंडियों में आपने देखा होगा कि भैया जो सामान है वो जल्दी खराब भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ठंडा हो जाता है, वहां पे टेम्परेचर कम रहता है, तो रिएक्शंस भी स्लो होते हैं, तो वो जल्दी खराब नहीं होता। तो दोनों सही है और सही इसका रीजन भी है। यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर हाई रहेगा तो फास्टर होगा, स्लो होगा तो स्लोअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अगर वाटर डिकम्पोज
डिकम्पोजिशन में, मतलब वाटर के डिकम्पोजिशन में किस टाइप का एनर्जी फॉर्म होता है, तो वो हीट एनर्जी फॉर्म होता है। हाइड्रोलाइसिस इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर म्यूचुअली combines in water molecule to form acidic basic solution and energy produced in this process is in the form of heat। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट फॉर्म होगा। पेस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, देखिए जो भी लिक्विड सब्सटेंस है, जो बिवरेज हैं, उनको बचाने के लिए पेस्चराइजेशन यूज किया जाता है। मिल्क में क्या करते हैं, मिल्क को हम एक स्पेसिफिक लेवल तक हीट करते हैं, कुछ देर के लिए उसको रखते हैं और सडनली उसको ठंडा कर देते हैं। उस प्रोसेस को पेस्चराइजेशन कहते हैं। और इसको खोजा किसने था, तो लुइस पैस्चर ने। इन्होंने बियर के लिए इन सब चीजों को खोजा था, बियर खराब हो जाता तो आपके लिए तो फायदेमंद है, दूध पीजिए। फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप टू लॉन्गर टाइम देन कूल्ड सडनली विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो आपका सुधा उधा या फिर डेयरी से जो दूध आता है, यही प्रोसेस फॉलो करता है पेस्चराइजेशन का। In order to pasteurize milk, first the milk is heated up to a longer time, then cooled suddenly within a specified time. Pasteurization is a process invented by French scientist Louis Pasteur during the 19th century. In 1864, Louis Pasteur discovered that heating beer and wine was enough to kill most of the bacteria that cause spoilage. Hence, prevented these beverages from turning sour. खट्टा होने से उसको बचा लेते थे। सेम क्वेश्चन आ गया, प्रेशराइजेशन इज रिलेटेड टू, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ लिया है भाई, स्टरलाइजेशन उसको बचाने के लिए, स्टरलाइज करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भाई स्टरलाइजेशन क्या होता है, तो किलिंग द माइक्रोब्स द बैक्टीरियाज। तो पेस्टराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, तो डिसैलिनेशन जो है वो बिल्कुल है, सी वाटर में यूज किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर में यूज करते हैं। डी नेचुरेशन प्रोटीन्स में यूज करते हैं। पेस्चराइजेशन अभी हम लोग ने बिवरेजेस में बात की, टी में इसको यूज नहीं किया जाता। देखिए टी एक सिर्फ, टी का मतलब होता है उसमें चीनी है, उसमें चाय पत्ती है, दूध है, सब मिक्सचर है, वह इकलौता टी नहीं है। मिल्क मिल्क है भैया, है ना, बियर बियर है। तो इस चीज को आप समझिए। और पेस्चराइजेशन का मतलब समझ लीजिए, मिल्क वाइन फ्रूट जूस टू मेक इट सेफ कंजप्शन एंड इम्प्रूव इट्स कीपिंग क्वालिटी। पेस्चराइजेशन डेवलप किसके द्वारा, लुइस पैस्चर के द्वारा। और टी में ये नहीं करते हैं। अदर पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डिसैलिनेशन, समुद्र में नमक होता है तो उसको डिसैलिनाइड, डिसैलाइन ही करेंगे ना भैया, सॉल्ट को हटाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर में यूज करते हैं, है ना, लोअर टू हायर वाले के लिए। Which of the following statement is not true? Boiling point of any water solution is higher than pure water. Addition of solute to a solution increases its water potential. नहीं, ये जो है ये सही नहीं है। सॉल्यूट को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर इन रेफरेंस कंडीशन। रिमेंबर दिस। पोटेंशियल वाटर क्या एनर्जी, क्या होता है वाटर का, पोटेंशियल एनर्जी, वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी है वाटर का, पोटेंशियल एनर्जी टू बटा प्योर वाटर इन दैट रेफरेंस कंडीशन। तो ये सोल्यूट के मिलाने से चेंज नहीं होता, ओके, इंक्रीज नहीं करता। इट quantifies the tendency of water to move from one area to another due to osmosis। osmosis के केस में, रिवर्स osmosis के केस में इसको यूज करते हैं। ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रेशर और मैट्रिक्स इफेक्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन। सॉइल में कैसे कैपिलरिटी होती है देखे होंगे भाई, नीचे पानी लोअर लेवल में है लेकिन वो ऊपर तक आता है, तो कैपिलरिटी सरफेस टेंशन की वजह से ही आता है। The addition of solute in water lowers its water potential by which it become negatively charged। वो increase नहीं करता है solute मिलाते हैं तो, है ना, impure करता है तो उसका capacity वो decrease करता है, water potential decrease करता है। Adding solute make water molecules less concentrated and this reduce chemical potential of water in system। तो वो reduce करता है, remember this। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, देखिए इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। पानी में पत्थर डाल दीजिएगा तो भैया पत्थर भी तो गर्म होगा, तो वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज ही करेगा ना। हाइड्रेंस आ गया, पानी का मॉलिक्यूल उसके पीछे छिप भी सकता है ना। Why does water boil at a temperature below 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हायर एल्टीट्यूड, देखिए ऊपर जितने जैसे जाइएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट नीचे गिर जाता है, इसीलिए कम लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड। रिमेंबर दिस, हायर जैसे ही जाइएगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि higher altitude of a mountain, the atmospheric pressure decreases due to lack of air. Therefore, the boiling water pressure decreases and water boils
G2 lowering boiling point. The boiling point of a liquid varies depending upon surrounding environmental pressure. A liquid in a partial vacuum has a lower boiling point than liquid at atmospheric pressure. A liquid at higher pressure has higher boiling point than the what liquid at atmospheric pressure. Okay? जितना प्रेशर बढ़ाइएगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जितना कम कीजिएगा वहां बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज अचीव्ड बाय मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आइस। बिल्कुल सही है भैया, हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। साल्ट एंड आइस इज अ मिक्सचर ऑफ, उसको क्या कहते हैं भाई, बर्फानी मिक्सचर है तो कर सकते हैं। साल्ट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ जो है ए सही है, जो रीजन है वो गलत है। When some impurities are mixed with any liquid, its boiling point increases. On the other hand, the freezing point generally gets lowered below 0 degree centigrade. When ice is mixed with salt, NaCl and KNO3, its mixture is called freezing mixture. That is why statement A is correct. Freezing mixture जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाया जा सकता है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क जो है वो इमल्सन है, जेल नहीं है, फोम नहीं है। जेल के फॉर्म में दूध को देखे हैं क्या? फोम के फॉर्म में देखे हैं क्या? सस्पेंशन में देखे हैं क्या कि हवा में लटका हुआ है दूध? नहीं, इमल्सन है। Emulsion is a collide of two or more immiscible liquids where one liquid contains a dispersion of other liquid. Milk is an example of emulsion. It is an example of while in water emulsion. Next question is which of these is not a collide? Collide इसमें से कौन है? तो भैया शहद को देखें कि कोलाइडल है लिक्विड टाइप में, नहीं, एकदम गाढ़ा है, ऐसा लगता है कि उसको आइस के फॉर्म में सॉलिडिफाइड किया गया है। तो among the given option, honey is not collide. At room temperature, honey is super cooled liquid. तो डी इसका आंसर होगा, सुपर कोल्ड लिक्विड है। विच इज ग्लूकोज प्रेसिपिटेट इनटू सॉलिड ग्रेनुअल्स। दिस forms a semi-solid solution of precipitated glucose crystal in a solution of fructose and other ingredients. अब मिल्क, ब्लड और आइसक्रीम क्या है? ये भैया कोलाइडल सॉल्यूशंस है। अगला क्वेश्चन देख ले, विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन फॉग। फॉग क्या है भैया? पानी है, वो गैस के फॉर्म में है, कह सकते हैं धुंधले धुंधले, है ना। अब उसका डेंसिटी हवा से तो कम है, तो वो लटका हुआ है, सॉलिडिफाई हो गया है क्योंकि टेम्परेचर डाउन है, वो पानी लटका हुआ है उसमें। ऐसा थोड़ा कि गैस में लिक्विड हो जाता है, सॉलिड गैस में बदल गया तो वो रुकेगा थोड़ा, लिक्विड लिक्विड ऐसा कुछ भी नहीं है। लिक्विड इन गैस, वाटर ड्रॉपलेट ही तो रहता है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सेम इज एक्सप्लेन्ड हियर। When water vapor in the air is condensed to form a small droplet of water, the fog is formed. When temperature of air during winter season reaches near dew point, the water vapor get condensed around a small particle of dust and remain suspended in air because of their low weight. अगला क्वेश्चन है, इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर विथ हाफ लीटर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी चेंज। तो देखिए भैया, आप पानी है, इसमें चीनी मिला देते हैं तो क्या एकदम से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है? नहीं भैया, वो सॉल्यूट हो जाता है, मिल जाता है उसमें, घुल जाता है। तो उसका वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होता है। तो वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा, डेंसिटी बदल जाती है, मास बदल जाएगा, कंसंट्रेशन बदल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकुलर लिक्विड विल नॉट चेंज। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। Next question is, uh, during the process of osmosis, the solvent travel from concentrated solution to the dilute solution. नहीं, dilute solution से concentrated solution की तरफ move करता है, lower to higher में move करता है osmosis में, ताकि वो equal हो सके। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। तो पहला हो गया गलत। In reverse osmosis, external pressure is applied to dilute solution. Dilute solution को नहीं देते हैं, concentrated solution को देते हैं reverse osmosis में, ताकि उधर से जाकर वो dilute की तरफ जाए। ओके, तो ये भी गलत हो गया। तो नाइदर वन नाइदर टू, यहाँ वही चीज इसमें भी लिखा होगा। इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस दिस सॉल्वेंट मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू अ रीजन हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। कहा ना, लोअर से वो हायर में जाता है, वहीं पे हायर से लोअर में हम भेजते हैं पावर लगा करके रिवर्स ऑस्मोसिस में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज। डिस्टिलेशन, जाहिर सी बात है डिस्टिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ऑल ऑफ दिया है तो बाकी देखें सब्लिमेशन, तो ये सॉलिड के लिए होता है, तो यहीं पे खत्म हो गया। डिस्टिलेशन विल बी द आंसर, बिकॉज डिस्टिलेशन जो है वो लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हॉट एंड कोल्ड यूज करके हम इम्प्योरिटीज हटाते हैं। ओके, तो यहीं पे देख सकते हैं, डिस्टिलेशन इज द एक्शन ऑफ प्यूरिफाइंग लिक्विड प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। डिस्टिलेशन इज जनरली यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड impurities while sublimation and crystallization are used for purification of solid impurities. नेक्स्ट है, टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू। क्रोमेटोग्राफी का यूज हम किस में करते हैं? आइडेंटिफाई कलर सब्सटेंस, बिल्कुल नहीं। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, स्ट्रक्चर के लिए नहीं करते हैं, कलर्स के लिए नहीं करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए
ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कलरिंग सब्सटेंस नहीं, इसके लिए भी नहीं करते हैं। लेकिन सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर मतलब एक कोई मिक्सचर है, उसमें से सेपरेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। और सेपरेशन टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, याद रखिएगा। दो अगर लिक्विड में एक मूवेबल है और एक स्टेशनरी फेज है, तो इन दोनों में पार्टीशनिंग लाने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए सेपरेशन टेक्निक, बोला था मैंने आपको, यूज टू सेपरेट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर। The separation is based on differential partitioning. याद रखिएगा, differential partitioning between the mobile and stationary phase. Chromatography may be preparative or analytical. The purpose of preparative chromatography is to separate the component of mixture from more advanced use and thus it is form of purification. तो एक form of purification भी इसको हम कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, जाहिर सी बात है कि अभी मैंने बताया था कि अगर सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाए तो वो सब्लिमेशन होता है, तो सब्लिमेशन इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली नेफ्थलीन हो या फिर ड्राई आइस हो, ये भी अगर डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं सॉलिड से हीट करने पे गैस में, तो ये भी क्या है, आपके सब्लिमेशन के प्रोसेस हैं। ठीक है, सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ए सैंपल ऑफ एनी फॉलोइंग सब्सटेंस डिसअपियर आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइक कैम्फर, नेफ्थलीन एंड ड्राई आइस। दिस phenomenon is known as sublimation. Conversion of a solid directly into gas called sublimation. A mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation. बताया मैंने, naphthalene डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो गैस में चला जाएगा, तो दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैच द फ्लोइंग है। अब मैच द फ्लोइंग में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर दिए हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आपको याद होगा कि ऑर्बिटल स्टेबिलिटी जब हम देखते थे तो ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 2 6, यानी इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे 8 ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, 2 इसको चाहिए, यानी कि निगेटिव में 2 ये लेता है। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2। तो अगर हम Mn को मान लेते हैं, x है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 इंटू -2, यानी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया मैग्नीज का, x इक्वल टू 4। क्लियर। तो इसी तरीके से सबका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमको आंसर इसका मिल जाएगा, रिमेंबर दिस। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। बस आपको ऑक्टेट पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कैसे ऑक्टेट भरते हैं। ठीक है, तो इससे इजिली आप इसको निकाल सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है भैया, जो भी एक मटेरियल है उसके ऊपर एक और परत चढ़ जाना, उसका डिकम्पोजिशन हो जाना, दैट इज कोरोजन। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है, ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, दैट इज कोरोजन। तो ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन कोरोजन है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर कैसा होता है, हरा हो जाता है। वहीं पे अगर आप सिल्वर की बात करें तो वो काला हो जाता है। तो ऑल आर द फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो अबव 3 इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रेजुअली डीके ऑफ मेटल बाई एयर केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड कोरोजन। Rusting on iron, brown coating of iron, green coating on copper and black coating on silver, all these example of corrosion। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्म्स किसके हैं, करोजन के हैं। एग्जाम्पल ऑफ करोजन आपसे पूछेगा तो इजिली आप बता सकते हैं व्हाट इज करोजन। तो गाइज यहाँ पे अपना सेशन होता है एंड। अगर आप चैनल पे नए हैं, वंस अगेन आई आस्क यू, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी विथ अस। और हाँ, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे यूपीआई आईडी दिया हुआ है, वहां पे जा करके आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। इवन आप वीडियो को शेयर करके, लाइक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोर देन 200 पेपर्स आस्क्ड इन डिफरेंट पीएससी एग्जामिनेशंस, इवन in the central examination of IAS, we will cover all those questions asked in examination, so that we will able to solve more than 50% of the question directly from these papers. So see you soon in the next session. Till then, take care. Bye bye.